हफ्ते की हलचल लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, विजय शंकर सिंह। अभी-अभी की सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इज़राइल और गाज़ा के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसे युद्ध न कहिए बल्कि इज़राइल का नरसंहार कहिए गाज़ा पर। गाज़ा के लोगों का नरसंहार इज़राइल जिस बेदर्दी के साथ कर रहा है, उसको लेकर दुनिया के सारे देशों में जगह-जगह आंदोलन और लोगों के जुलूस निकल रहे हैं, लोगों का प्रतिरोध हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब यह प्रस्ताव पेश हुआ कि दोनों के बीच एक युद्ध विराम हो जाए और युद्ध विराम इसलिए भी ज़रूरी है कि अब तक 2700 से ज़्यादा गाज़ा के निर्दोष नागरिक मारे जा चुके हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, यहाँ तक कि अस्पताल में भर्ती हुए मरीज भी हैं, उनका इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्सेज़ भी हैं। लेकिन भारत का स्टैंड ये रहा कि भारत ने इस युद्ध विराम के मतदान में बहिष्कार कर दिया, उसने भाग नहीं लिया। अब इसके कई दूरगामी परिणाम आगे होंगे। ये विदेश नीति में एक अलग तरह का स्टैंड है। अभी तक भारत दुनिया में कहीं भी युद्ध होता था, तो उस युद्ध के विरोध में खड़ा रहता था और भारत की छवि आम तौर पर दुनिया में एक शांतिप्रिय देश के रूप में जानी जाती थी और अक्सर ये कहा जाता था कि भारत की परंपराएं जो बुद्ध और गांधी से निश्चित हुई हैं, हमारे स्वाधीनता आंदोलन की जो शांतिपूर्ण सिविल लाफरमानी की परंपरा थी जिससे आज़ादी मिली है, जो हमारा मुख्य आंदोलन था, उससे आज अलग हट के भारत का जो रिएक्शन आया है, ये लोगों को हैरान कर रहा है। हालांकि युद्ध विराम प्रस्ताव पास हो गया, अब आगे जो इजराइल उसे मानता है कि नहीं मानता है, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल तो संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात पर एकमत हो गया है, बहुमत हो गया है उसका कि वह इस युद्ध को रोके। हमास एक आतंकी संगठन के रूप में कहा जा रहा है और जिस तरह की घटना हमास ने शुरू-शुरू में की, वह एक बेहद दर्दनाक और एक आतंकी घटना ही थी। लेकिन उस आतंकी घटना की प्रतिक्रिया में इजराइल का जो रिएक्शन आया, वो बहुत कुछ ओवर रिएक्शन है। दुनिया भर में उसके ओवर रिएक्शन को लेकर हंगामा खड़ा हुआ। खुद इजराइल के अंदर ही यहूदी जमात में भी, इजराइल के नागरिकों ने भी अपने प्रधानमंत्री के इस ओवर रिएक्शन का विरोध किया है। वहाँ के छपने वाले महत्वपूर्ण अखबार हॉरेट्स ने साफ-साफ कहा है कि नेतन्याहू इस मसले को इसलिए भटकाना चाहते हैं कि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। जब तक युद्ध चलेगा, देश में आपातकाल जैसी स्थितियां रहेंगी, ऐसी स्थितियों में घरेलू मुद्दों पर बातें नहीं होंगी और जब घरेलू मुद्दों पर बातें नहीं होंगी, तो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं या उठ रहे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं होगी। ऐसी स्थिति में इजराइल के अंदर जो विरोध प्रधानमंत्री का नेतन्याहू का हो रहा है, उसको देखते हुए साफ-साफ लगता है कि वो अपने होम टर्फ पे, अपने देश में ही घिरे हुए हैं लोगों से और अब सिर्फ वो इस मुद्दे को लेकर आए हैं कि वो पूरी गाज़ा पट्टी को ख़त्म कर देंगे। गाज़ा का ब्लॉकेड किया जा चुका है, चारों तरफ से घेरा जा चुका है। इजराइल ने हालांकि कहा कि वो गाज़ा में अंदर घुसेगा और ज़मीनी हमले करेगा, लेकिन अभी तक ज़मीनी हमले करने की कोई खबर नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, हवाई हमले हो रहे हैं, बमबारी हो रही है। हमास के पास 200 से अधिक बंधक हैं, जो उसने बंधक बना रखे हैं। उसका कहना है कि युद्ध बंद हो, तब बंधकों को छोड़ने की बातचीत की जाए। बड़ी मुश्किल से अमेरिका के दबाव के कारण और कतर के दबाव के कारण, कतर और अमेरिका का बड़ा ही मजबूत रिश्ता है और कतर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अमेरिका के कंधों पर है। अमेरिकी सेना की एक टुकड़ी कतर में रहती है। कतर पर अभी हम बाद में आएंगे, वहाँ की भी एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। फिलहाल हम गाज़ा पर ही रहते हैं। अब इस हमले को लेकर ये हो रहा है कि जो मध्य एशिया के अन्य देश हैं, जैसे ईरान है, सीरिया है, लेबनान है
और लेबनान का एक और आतंकी गुट हिजबुल्लाह है। ये सारे के सारे इज़राइल के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। अब जिस दिन अगर इज़राइल गाज़ा में ज़मीनी हमले के लिए घुसता है, उसके बाद की स्थिति बहुत ही विचित्र हो जाएगी। दुनिया लगभग 2 खेमों में बँट चुकी है, लेकिन संतोष की बात ये है कि राष्ट्रीय राज्य देश भले बँटे हों 2 खेमे में, लेकिन हर देश की जनता फ़िलिस्तीन के हक के पक्ष में है। बहुत पुरानी कहानी है, उस कहानी को दोहराने से समय ही लगेगा, लेकिन सीधी-सी बात है, इस समस्या का समाधान केवल एक ही है कि इज़राइल को जो ज़मीन आवंटित की गई थी 1947 48 में, इज़राइल उसी ज़मीन पे वापस जाए और नहीं तो 67 की ज़मीन तक की स्थिति बना ले। सऊदी अरब का भी कहना है कि 1967 में जो स्थिति इज़राइल की थी, वहीं तक हो, लेकिन किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हो रही है और रोज़ किसी न किसी बड़े मिसाइल लगने की खबर आ रही है, लोगों को मरने की खबर आ रही है। हमास यदि आतंकी संगठन है, तो उस आतंकी संगठन का विरोध होना चाहिए, उसके लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस आतंकी संगठन की आड़ में निर्दोष नागरिकों का, बूढ़ों का, महिलाओं का, बच्चों का और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए मरीजों का और उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों और नर्सों का बिल्कुल ही संहार नहीं होना चाहिए। यह एक बहुत ही खराब स्थिति है और बेहद ही शर्मनाक और निंदनीय है। लेकिन अब चूँकि दुनिया में जनता का दबाव अपनी-अपनी सरकारों पर पड़ेगा और निश्चित रूप से पड़ेगा, तो इसका असर कुछ आगे हो सकता है, कुछ बेहतर हो, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति जस की तस है। यूएनओ के इस फैसले का क्या असर होता है, ये बाद में पता लगेगा। इज़राइल ने हालाँकि इस फैसले के खिलाफ बोला है, लेकिन क्या वो ज़मीन पर इस फैसले का निरादर करता हुआ, अवहेलना करता हुआ गाज़ा के अंदर घुस सकता है? ये बात की बात है। जब बात कतर की आई है, तो कतर की एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर ये है, हमारे 8 नेवी के पूर्व अफ़सर और ऐसे अफ़सर रहे हैं जिन्हें कि राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इनमें से एक अधिकारी कमांडर स्तर के हैं, जिन्हें राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है और इन 8 लोगों को कतर ने मौत की सज़ा दे दी है। इन पर जासूसी करने का आरोप है। सवाल ये उठता है कि मौत की सज़ा तो कल परसों सुनाई गई, लेकिन मुकदमा तो पहले से चल रहा था और जब मुकदमा चल रहा था, तो उस मुकदमे के दौरान हमारी सरकार ने उनको बचाने के लिए क्या कोशिश की? सवाल उठता है कि वो जासूसी किसकी कर रहे थे? उनकी जासूसी से कतर का क्या नुकसान हो रहा था? और एक मित्र देश में वो जासूसी करने गए कैसे? क्या किसी प्रोफ़ेशनल जासूसी एजेंसी के द्वारा गए थे? या वो अपने कोई निजी जासूसी उनका है, कार्य ही है कि वो जासूसी करते हैं और ठेके पे जासूसी करते हैं? यह मामला आज का नहीं है। भले ही इसे लेकर आज हंगामा मचा हुआ हो, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, लेकिन यह बात लोकसभा में भी उठ चुकी थी और जब लोकसभा में यह बात उठी थी, मार्च के महीने में, तब उस समय भी हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने साफ-साफ कहा था कि वो कतर के साथ संपर्क में हैं और वो इनको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आज जब फांसी हो की सज़ा मिल चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि अब बचाने की कोई गुंजाइश अभी होगी। लेकिन अभी सज़ा हुई है, सज़ा पर एग्ज़ीक्यूशन बाकी है, फांसी होनी बाकी है। अब कम से कम 2 महीने का समय है भारत सरकार के पास और भारत सरकार से कतर के रिश्ते भी बहुत अच्छे रहे हैं। प्रधानमंत्री कतर गए हैं, तो उनका वहाँ पर्याप्त सम्मान भी हुआ है, आना-जाना भी है और कतर एक छोटा-सा देश है जिसकी आबादी वहाँ के लोग मुश्किल से साढ़े 3 लाख हैं और जबकि वहाँ पर बाहरी आबादी 26 लाख है, 26 लाख में 10 लाख भारतीय हैं। ऐसी स्थिति में एक छोटे से लेकिन संपन्न देश के साथ यदि भारत बातचीत करता और करेगा भी, उम्मीद तो यही है कि करेगा, तो इस स्थिति को यदि इन लोगों को बचाया जा सका, तो ये भारत की बहुत बड़ी सफलता होगी और यदि किसी दुर्भाग्य से उनको बचाना संभव नहीं हुआ और उन्हें फांसी हो गई, तो ऐसी स्थिति में हमारी विदेश नीति कूटनीति की ये बहुत बड़ी विफलता होगी कि हम अपने लोगों को बचा नहीं सके।
दुनिया भर के देश इस तरह के जासूसी में अगर करते भी हैं, तो अपने जासूसों के साथ खड़े रहते हैं और बचाते हैं। पाकिस्तान के साथ स्थिति दूसरी है। पाकिस्तान हमारा घोषित शत्रु मुल्क है, उसके साथ हमारे रिश्ते सामान्य नहीं हैं। युद्ध का रिश्ता है, झगड़े होते रहते हैं। पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकी संगठन भेजता है, जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, पीठ पीछे खालिस्तान आंदोलन को भी हवा देता रहता है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो हमारे किसी जासूस को, उनके यहाँ भी एक जासूस है कुलभूषण यादव, कहा जाता है। हमारे यहाँ किसी जासूस को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको उसने जासूसी के आरोप में बंदी बना रखा है या सजा दे रखा है, वो छोड़े या उन पर रहम करे। लेकिन कतर के साथ ये स्थिति नहीं है। कतर से न हमारी सीमाएं मिलती हैं, न कतर से हमारा कोई विवाद है, और सीधी सी बात यह है कि कतर से भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। भारत को अपने इस अच्छे रिश्ते का प्रयोग करना चाहिए और करके इन 8 नेवी अफसरों को बचाना चाहिए। आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है, यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, और इस मुद्दे पर जब सवाल उठेंगे तो सरकार के पास जवाब मुश्किल से ही मिलेगा, क्योंकि ये सब अचानक नहीं हुआ है, ये लंबे समय से हुआ है। अब इस जब बात सेना की चल रही है, तो हम एक अग्निवीर की भी बात कर लेते हैं। अग्निपथ योजना सरकार लेकर आई थी कि 4 साल के लिए वह जवानों की भर्ती करेगी, उन्हें रेगुलर सैनिक नहीं बनाया जाएगा, उन्हें 1.5 साल ट्रेनिंग दी जाएगी और 3.5 साल वो जॉब करेंगे। 4 साल बाद उनमें से कुछ लोगों को सेना में एडजस्ट कर लिया जाएगा और कुछ लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा, उन्हें इसकी तनख्वाह मिलेगी, और जो रिटायर होंगे उनमें से कुछ लोगों को भारत का जो पुलिस बल है, जैसे केंद्रीय पुलिस बल में जैसे सीआरपी है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, अन्य जो भारत सरकार के जो अर्धसैनिक बल जिन्हें कहा जाता है, या इन्हें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स जिसे कहते हैं, उसमें एडजस्ट किया जाएगा। इस योजना का तब भी विरोध हुआ था और ये कहा गया था कि सेना में इस प्रकार का एडॉकिज्म बिल्कुल उचित नहीं है, और इससे न सिर्फ सेना कमजोर होगी, बल्कि लोगों का इंटरेस्ट भी सेना के प्रति नहीं रहेगा। सेना के साथ एक जो जुड़ाव होता है, जो मानसिक जुड़ाव होता है, एक फौजी का अपनी फौज के साथ जो मानसिक जुड़ाव होता है, अपने रेजिमेंट के साथ जो मानसिक जुड़ाव और जो गर्व की अनुभूति होती है, वह हट जाएगी। यदि आप कायदे से किसी फौजी से बात करें जो फौज में रेगुलर रहा हो, लंबे समय तक रहा हो, तो उसकी बातचीत, चाल ढाल, दिल दिमाग सब सिविलियन से अलग होता है। वो एक अलग ही दुनिया होती है। अग्निवीर को जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि यदि कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है, एक्शन में मारा जाता है, तो सरकार क्या करेगी? उन्हें क्या सुविधाएं देगी? या भी यदि कोई रेगुलर सैनिक शहीद हो जाता है, तो उसके घर परिवार को आजीवन पेंशन मिलती है, उन्हें पेट्रोल पंप वगैरह की भी सुविधाएं दी जाती थी, अभी भी हो सकता है दी जाती हों। इसके अलावा उन्हें गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, ये सब सुविधाएं दी जाती थी। उनके परिवार की चिकित्सा के लिए आर्मी के जो हॉस्पिटल्स हैं हिंदुस्तान भर में, वहाँ पर उनकी चिकित्सा की सुविधा दी जाती है। और साथ ही साथ जो सेंट्रल कैंटीन होती है आर्मी की, सीएसडी कैंटीन जिसे कहते हैं, उस कैंटीन जहाँ पर कि सस्ते दर पर टैक्स मुक्त रूप से कुछ हमें सामान मिल जाता है, खाने पीने का, उपयोग का सामान, जो घरेलू उपयोग के सामान होते हैं, उसकी सुविधाएं मिलती हैं, उसका भी कार्ड उन्हें बनता है। लेकिन अग्निवीर को ये सारी सुविधाएं नहीं है। दुखद तथ्य यह है कि गांव के अक्षय लक्ष्मण पहला अग्निवीर है जो सीमा पर शहीद हुए हैं। सीमा पर शहीद होने वाले पहले अग्निवीर से कुछ महत्वपूर्ण सवाल ये उठते हैं कि क्या इस शहीद अग्निवीर के परिवार में किसी को पेंशन मिलेगी? क्या मेडिकल और आर्मी कैंटीन की किसी भी सुविधा का हकदार उसका परिवार होगा? ऐसे शहीद अग्निवीरों के लिए सेना के क्या नियम हैं? अब इस पर अभी तक कोई सेना का नियम स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। हो सकता है जब दबाव पड़े, हंगामा मचे, तो कह दें कि इसको हम पेंशन दे सकते हैं, लेकिन यह सब भी एक एडॉकिज्म हुआ, और जब दबाव हुआ तब आपने दिया। मान लीजिए कोई शहीद होता है और उसका दबाव सोशल मीडिया पे नहीं आता है, कहीं कोई आवाज नहीं उठती है, तो फिर क्या उसे चुप कर जाएंगे? या तो फिर अग्निवीर सिस्टम को समाप्त किया जाए और सेना की रेगुलर भर्ती जैसे पहले की जाती रही है की जाए,
यदि सैनिकों की संख्या कम करनी है, जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि सेना बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो गई है, बहुत ज़्यादा सैनिक हो गए हैं और युद्ध के तरीकों को देखते हुए इसका कम किया जाना ज़रूरी है। तो सेना के अगर कम किया जाना ज़रूरी है, तो भले कम भर्ती की जाए, लेकिन जिनकी भर्ती की जाए, उनकी रेगुलर भर्ती की जाए, उनकी सुख-सुविधा का ध्यान रखा जाए। अन्यथा इसी सेना में 2 तरह के लोग होंगे, एक रेगुलर सैनिक होंगे और एक अग्निवीर होंगे और अग्निवीर सैनिक जो 4 साल के लिए सेना की नौकरी में आएँगे, उनका क्या इंटरेस्ट रहेगा सीमा पे जान देने में, जबकि उनके साथ तो कोई सुविधा नहीं है। रेगुलर सैनिक का इंटरेस्ट तो रहता है, उसे पता है उसे भूतपूर्व सैनिक का बैज मिलेगा। जब रिटायर हो जाएगा तो उसके भूतपूर्व सैनिक की कई सुविधाएँ मिलेंगी, लेकिन वो अग्निवीर के साथ नहीं है। गाँवटे अक्षय लक्ष्मण की शहादत के बाद ये सवाल तेज़ी के साथ फिर से उठा है। सैन्य अधिकारियों के बीच भी उठा है, सोशल मीडिया पर भी उठा है और सैनिकों के बीच भी उठा है। क्योंकि सेना की बहुत सी बातें सोशल मीडिया पर नहीं आ पाती, वहाँ अनुशासन है और वो अनुशासन रहना भी चाहिए। जहाँ अनुशासन हो, जहाँ बहुत सी चीज़ें सामने नहीं आ पाती हों, वहाँ पर सरकार का दायित्व तो और बढ़ जाता है कि उसे करे। इस बीच एक चीज़ और आई है कि सरकार ने एक स्कीम लेके आई है कि जगह-जगह पे सेल्फी पॉइंट बनाए जाएँगे। सेना के लोग भी जब अपने क्षेत्रों में जाएँगे, छुट्टियों पर जाएँगे, तो लोगों से सेना के बारे में बातें करेंगे, सेना की चीज़ें बताएँगे और सरकार की योजनाएँ बताएँगे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि सरकार को अपनी योजना बताने के लिए सरकार के पास सूचना और जनसंपर्क विभाग का अच्छा खासा बजट है, अच्छा खासा तंत्र है, दूरदर्शन है, सरकार अखबार भी में विज्ञापन भी देती रहती है और विज्ञापन भी इनके छोटे विज्ञापन नहीं होते, फुल पेज विज्ञापन होते हैं। ये और भी इनके प्रचार तंत्र है। जगह-जगह ये बिलबोर्ड लगाते हैं, जगह-जगह इनके बैनर लगते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपनी जो आपने काम किया है उसको जब आप जनता तक पहुँचाना चाहते हैं, तो प्रचार के इन माध्यमों का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? दिक्कत प्रचार की नहीं है, दिक्कत ये है कि प्रचार करें तो करें क्या? किस काम का प्रचार करेंगे और क्या किया है कि प्रचार करेंगे? तो जब आपके पास कुछ काम नहीं बताने के लिए है, तो आप प्रचार की ही बात करते हैं। जब काम बताने के लिए होता है, तो काम खुद ही जनता में पर्कोलेट होता है, जनता तक पहुँचता है, जनता खुद इसको देखती है, उसे काम दिखता है, फिर उसे प्रचार से गुमराह नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से प्रचार किया जाना चाहिए और इस समय तो अगर मैं कहूँ कि पूरा का पूरा कुछ टीवी चैनल जिन्हें गोदी मीडिया के नाम से कहा जाता है, मुझे नहीं पता ये नाम किसने दिया है, लेकिन जिसने भी दिया है, अच्छा नाम दिया है। कुछ टीवी चैनल जिन्हें गोदी मीडिया के नाम से संबोधित किया जाता है, वो सारे के सारे टीवी चैनल इस समय सरकार के पक्ष में ही खड़े हैं, चाहे इज़राइल हमास का मामला हो, चाहे चुनाव का मामला हो, चाहे अग्निवीर का मामला हो या चाहे महुआ मोइत्रा का मामला हो। अब आते हैं महुआ मोइत्रा पर। महुआ मोइत्रा बड़ी तेज सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस की एमपी हैं और राजनीति में आने के पहले वो इन्वेस्टमेंट बैंकर रही हैं। अमेरिका में बड़े बैंकिंग चेन में वो वाइस प्रेसिडेंट रही हैं, बंगाल की हैं और संसद में जब वो बोलती हैं, तो एक तरह से सन्नाटा छा जाता है। बहुत ऐसे तार्किक, अच्छी अंग्रेज़ी और हिंदी भी जानती हैं, वो अपनी बात कहती हैं। महुआ मोइत्रा के ऊपर निशिकांत दुबे जो बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने सरकार से सवाल पूछने के लिए संसद में किसी व्यापारी से पैसे लिए और जानबूझ के पैसे लिए हैं ताकि वो अडानी ग्रुप के खिलाफ सवाल पूछ सके। जिसका नाम बताया जा रहा है उसका नाम दर्शन हीरानंदानी है। इसमें एक चीज़ ये सच है कि दर्शन हीरानंदानी और महुआ मोइत्रा के बीच दोस्ती है। दोनों के ही आपसी संबंध रहे हैं और मित्रता रही है। महुआ ने इसे स्वीकार भी किया है और ये पूरी चीज़ें सोशल मीडिया पर भी आ चुकी हैं। कल ही इंडिया टुडे ने राजदीप सरदेसाई जो बड़े पत्रकार हैं इंडिया टुडे ग्रुप के, उन्होंने महुआ मोइत्रा का एक लंबा इंटरव्यू लिया जो यूट्यूब पर है। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये सारी बातें पूछी हैं। उन्होंने ये बात कही कि भई आपको क्या कहना है इसमें? तो महुआ मोइत्रा ने जो बताया वो मैं बाद में बताऊँगा। उसके पहले मैं ये बता दूँ कि निशिकांत दुबे के इस शिकायत पर जो उन्होंने लोकसभा के स्पीकर महोदय को दी थी, उस पर स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को इसकी तफ्तीश के लिए भेज दिया, इसकी जाँच के लिए भेज दिया है।
एथिक्स कमेटी का गठन लोकसभा में होता है और वह ऐसे मामलों की जाँच करती है जो सांसदों के आचरण के बारे में यदि उसे कोई शिकायत मिलती है तो वो जाँच करती है। निश्चित रूप से अ, सवाल पूछने के लिए पैसे लेना एक अमर्यादित आचरण है और ये नहीं होना चाहिए और यदि ऐसी शिकायत आई है तो एथिक्स कमेटी इसकी जाँच करेगी। अब जाँच के इस दौरान ही हीरानंदानी का एक नोट वायरल हुआ, जो उन्होंने एथिक्स कमेटी को भी भेजा और सोशल मीडिया में भी वो वायरल हुआ। उस नोट में साफ तौर पर ये कहा गया कि उन्होंने कोई ज्वेलरी बताई, कुछ कॉस्मेटिक्स बताए और कैश भी बताया कि उन्होंने इस बात के लिए दिया और समय-समय पर दिया है। महुआ मोइत्रा ने इसका डिटेल दिया, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, उन्होंने स्वीकार भी किया कि कुछ मैंने इनसे सामान लिया है, लेकिन उनका ये कहना है कि हमारी इनसे दोस्ती थी, हमारी इनसे मित्रता थी और जो लेन-देन था वो मित्रता के संदर्भ में था, उसका किसी एमपी से कुछ लेना-देना नहीं था और जब मैं एमपी नहीं थी उसके पहले से थी ये दोस्ती। लेकिन जब सवाल इस पर उठा कि क्या आपने सवाल पूछने के लिए नगद रुपए कैश लिया है? इस पर महुआ मोइत्रा का कहना था कि हमने कोई कैश नहीं लिया है और हीरानंदानी ने भी अपनी एफिडेविट जो उन्होंने सादे कागज पर लिख के दिया है, उसमें किसी भी नगद धन के लेन-देन की बात नहीं कही गई। उन्होंने कहा यदि दिया है तो समय बता दें कब दिया है, कहाँ दिया है, कितना दिया और कितने डिनोमिनेशन में दिया है, ये सब बातें। बहरहाल जो भी हो ये सब बातें एथिक्स कमेटी के पास आएँगी। महत्वपूर्ण ये है कि एथिक्स कमेटी ने 30 तारीख को महुआ मोइत्रा को बुलाया है अपनी बात रखने के लिए। इस पर महुआ मोइत्रा ने कहा है कि वो 30 को नहीं आ पाएँगी, वो 5 नवंबर के बाद की कोई तारीख चाहती हैं। उनके कुछ और एंगेजमेंट हैं, वो राजनेता हैं, हो सकता है इलेक्शन के दौरान वो कहीं बिज़ी हों। हो सकता है 5 राज्यों में जहाँ चुनाव है वहाँ भी इंडिया गठबंधन की तरफ से वो प्रचार करने जाएँ, अलग बात है वो। लेकिन उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये कही है कि वो हीरानंदानी का से जिरह करना चाहती हैं, उनकी क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करना चाहती हैं। निश्चित रूप से एथिक्स कमेटी के सामने महुआ मोइत्रा को ये अधिकार है कि वो किसी से भी जिरह कर सकती हैं। अपनी निर्दोषता साबित करने का अधिकार हमारे आपराधिक कानून का एक प्रकार से मौलिक अधिकार है। मुल्ज़िम कोई भी हो, उसे अपनी निर्दोषता साबित करने का अधिकार कानून देता है और ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट तक भी मानता है। ऐसी स्थिति में वो महुआ मोइत्रा चाहती हैं कि वे दर्शन हीरानंदानी को बुलाएँ और उनसे उनकी एफिडेविट पर जो-जो उनसे सवाल किए गए हैं, उस पर उनसे क्रॉस एग्ज़ामिन करें, उसका जिरह करें जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। राजीव सरदेसाई ने ये कहा कि आपने अडानी को लेकर सवाल पूछे हैं, इस पर महुआ मोइत्रा ने साफ-साफ कहा कि बिल्कुल अडानी को लेकर उन्होंने सवाल पूछा है और अडानी को लेकर सवाल आगे भी हम पूछते रहेंगे और अभी भी हमने पूछना बंद नहीं किया है। लेकिन कैश फॉर क्वेरी की जो बात कही जा रही है कि हमने उनके कहने पर अडानी से सवाल पूछा है, वो गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल मुझे तो लगता है कि जब जिरह होगी, तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएँगी। जिस स्थिति में अब बात पहुँच चुकी है और महुआ मोइत्रा भी कोई सामान्य और अनपढ़ टाइप की फर्जी डिग्री वाली एमपी नहीं है कि वो पीछे हट जाएँ, पढ़ी-लिखी हैं और कम से कम बिज़नेस और आर्थिक स्थिति को मजबूती से समझती हैं। ऐसी स्थिति में यदि वो जिरह करेंगी, तो वो जिरह बड़ी दिलचस्प होगी। अब देखना है कि एथिक्स कमेटी उस पर क्या करती है। मुझे तो लगता है कहीं महुआ मोइत्रा ये ना कह दें कि वो गौतम अडानी को भी बुलाएँ, क्योंकि सवाल तो उन्हीं के बारे में पूछे गए हैं। एक पक्ष वो भी होते हैं, तो उनसे भी पूछ लिया जाना चाहिए। बहरहाल, अब जब इस पर आगे जब कोई कार्रवाई होगी, तब मैं फिर आपके सामने जो भी होगा उसमें प्रस्तुत करूँगा। अब बात अडानी की चल रही है तो ये भी सुन लीजिए। अडानी के खिलाफ लिखने पे आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरदास जिन्होंने राफेल डील पर एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की किताब लिखी है, द फ्लाइंग डाइस, उनके खिलाफ वारंट निकल गया। अडानी के घोटाले पर जब पत्रकार रवि नायर ने लगातार कई लेख लिखे, उनके घर गुजरात पुलिस पहुंच गई। सांसद संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने जब राज्यसभा में अडानी के खिलाफ जांच करने की आवाज लगाई,
और अडानी मोदी रिश्ते पर सवाल उठाए तो आज वो जेल में हैं और ईडी उन्हें गिरफ्तार किए हुए है। हालांकि अभी तक ईडी कोई सबूत नहीं दे पाई, हालांकि ईडी उनको रिमांड पे ले चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं दे पाई है। आगे दे पाती कि नहीं दे पाती, ये बात की बात है। और अब तेजी के साथ जब महुआ मोइत्रा ने अडानी पर लगातार सवाल उठाए, तो ऐसी स्थिति में महुआ मोइत्रा के खिलाफ निशिकांत दुबे ने कैश फॉर क्वेरी का आरोप लगा दिया। मैं राहुल गांधी का भी नाम इसमें जोड़ना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने भी जब तेजी से अडानी का नाम सदन में लिया और प्रधानमंत्री से उनके रिश्तों के बारे में विस्तार से चर्चा की, तो उसके बाद न सिर्फ वो भाषण लोकसभा से डिलीट कर दिया गया, बल्कि उसके बाद ही राहुल गांधी को सजा भी हो गई मानहानि के मामले में, और सजा होने के दूसरे दिन ही उन्हें बंगला खाली करना पड़ा, सदस्यता गंवानी पड़ी, बंगला खाली करने का नोटिस मिला और कुछ समय बाद बंगला भी खाली करना पड़ा। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट में जब उनकी अपील गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगा दी और वो दोबारा संसद के अंदर पहुंच गए, वो दोबारा लोकसभा के अंदर पहुंच गए और आवाज भी उनको मिल गया। कहने का लबो-लबाब ये है कि यदि आप अडानी के खिलाफ हैं, तो आप सरकार के खिलाफ हैं। चाहे अनचाहे सरकार की ये छवि बनती जा रही है और इस छवि को बनाने में सरकार का भी हाथ है। आखिर क्या बात है कि ईडी जरा-जरा से मामलों पर छापे डालती है, जरा-जरा से मामलों पर तलाशियां लेती है, जरा-जरा से मामलों पर मुकदमे दायर करती है। देश में भाजपा के अतिरिक्त विरोधी दलों में वे दल जो एनडीए के साथ हैं, उनके अतिरिक्त ऐसा कोई दल नहीं है जिनको ईडी की कोई नोटिस न पहुंची हो। और अडानी पर, जिन पर 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनियों से डाइवर्ट करके भारत में निवेश करने का आरोप है, जिन पर कोयला के घोटाले का आरोप है कि कोयला किसी कीमत पे मिल रहा है और कोयला में के दाम में बढ़ा के बिजली घरों को सप्लाई किया जा रहा है। और सरकार का ये आदेश है, एक फरमान है और सर्कुलर है कि कोयला घरों को आयातित कोयला मंगाना ही होगा, और सभी को पता है कि सबसे बड़े आयातक अडानी समूह है। तो ऐसी स्थिति में इसे क्यों न मान लिया जाए कि सरकार की कहीं न कहीं छिपी हुई आकांक्षा ये है कि अडानी समूह आगे बैठे। अब मैं एक बात कहूँगा सत्यपाल मलिक की। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पुराने गवर्नर रहे हैं। उनका इंटरव्यू राहुल गांधी ने लिया, वो बड़ा रोचक इंटरव्यू था। लंबा इंटरव्यू है और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो पहली बार कही हो। उन्होंने पुलवामा हमले का ज़िक्र किया, उन्होंने अडानी के भ्रष्टाचार का ज़िक्र किया, उन्होंने किसानों का ज़िक्र किया और उन्होंने इन सब के साथ ये भी ज़िक्र किया कि आखिर पुलवामा हमले में सरकार की क्या भूमिका थी। सरकार न तो पुलवामा हमले की जाँच करा रही है, न अडानी के मामले की जाँच करा रही है, न सत्यपाल मलिक के लोगों की जाँच करा रही है। और जब पुलवामा के शहीदों के बारे में राहुल गांधी ने ये भी कहा कि जब वो एयरपोर्ट पर उन शहीदों को अपना सम्मान प्रदर्शित करने गए, श्रद्धांजलि देने गए, तो उन्हें जिस कमरे में बैठे थे उस कमरे को तब तक बंद रखा गया जब तक कि वहाँ से प्रधानमंत्री निकल नहीं गए। ये क्या स्थिति है? सीधी-सी बात ये है कि पिछले लंबे समय से अडानी इस देश के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ गए हैं, एक बड़ी आर्थिक समस्या के रूप में सामने आ गए हैं, और देश के लिए नहीं बल्कि सरकार के लिए। हर मुद्दे पे जो अडानी तक तक बात उठती है, वो सरकार तक जाती है और उसकी कोई जाँच-पड़ताल नहीं होती है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अडानी ये के जब अडानी समूह को जितने सी पोर्ट्स मिले हैं और पिछले 10 सालों में अडानी समूह के सी पोर्ट्स में उनका जो लाभांश है, वो 32% बढ़ गया है और बाकी भारत सरकार का जो सरकारी सी पोर्ट्स में उनका कम हो गया है। आज अडानी के लगभग बहुत से सी पोर्ट्स हैं। हर 500 किलोमीटर के बाद उनका एक सी पोर्ट है और अच्छे और वे सी पोर्ट है जहाँ पर आवागमन बहुत होता है। यही नहीं बल्कि श्रीलंका में है, इज़राइल में है, और भी जगह हैं, कोयले की खानें हैं। और हर सौदे के पीछे अगर जाँच की जाए, तो हिंडनबर्ग ने भी इसको कहा है और जिन पत्रकारों का मैंने नाम लिया है उन्होंने भी कहा है, कि यदि हर सौदे की जाँच की जाए, तो हर सौदे के पीछे में कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की भूमिका दिख रही है। प्रमाण हो, न हो, लेकिन उनकी मौजूदगी है, उनकी भूमिका दिख रही है और इस पर सवाल बराबर उठाए जा रहे हैं।
क्या इन सब आरोपों की जाँच नहीं होनी चाहिए? यदि इन सब आरोपों की जाँच नहीं होनी चाहिए, तो फिर इस प्रकार की जाँच करने का कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, निशिकांत दुबे के आरोप में यदि अडानी के खिलाफ सवाल नहीं पूछा गया होता, अडानी समूह के खिलाफ महुआ मोइत्रा ने सवाल नहीं पूछा होता, तो न निशिकांत दुबे शिकायत करते, न महुआ मोइत्रा की जाँच होती। तो इस बार के इस हफ्ते के हलचल में आज बस इतना ही। अगली बार फिर हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।